एमडी कैट के लिए एवोल्यूशन के चैप्टर को भी आगे कंटिन्यू करें। अब हार्डी-विनबर्ग थ्योरम है, बस ये चैप्टर का लास्ट चल रहा है। कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं वो जो रिमेनिंग है वो हम करते जाते हैं। हार्डी-विनबर्ग थ्योरम, ये 2 लोग थे, एक हार्डी था एक विनबर्ग था, इन्होंने अपना थ्योरम दिया तो अपने नाम पे इन्होंने रख दिया। अब ये थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले 2 टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, एक तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी और एक एलीलिक फ्रीक्वेंसी। फिर इसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, जीनोमिक फ्रीक्वेंसी क्या है मैं आपको इस जगह पर समझाता हूँ। ये मैं छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ, इसमें हम समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा, जो जीनोमिक फ्रीक्वेंसी है, जीनोम का आपको पता है, जो जेनेटिक मटेरियल हो उसको हम जीनोम का नाम दे देते हैं। तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम ऐसे नाम देते हैं, ऐसे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आप ये कंसीडर कर लें, इसको पहले सिंपल एग्जांपल से लेते हैं। क्लास में बच्चे हैं टोटल 100 बच्चे, ठीक है, और हर किसी के पास 2-2 पेन्स हैं और वो पेन ऐसे हैं कि या तो ब्लू होगा या ब्लैक होगा। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है? इसका कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकता है, या तो सबके पास मैं ब्लू को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करूँगा और ब्लैक को स्मॉल बी से। तो या तो सबके पास मतलब बच्चों के पास दोनों ब्लू हों, एक ये भी कंडीशन हो सकती है, या तो बच्चों के पास दोनों ब्लैक हों, तो ये भी कंडीशन हो सकती है, और ये भी कंडीशन हो सकती है एक ब्लू हो और एक ब्लैक हो, ठीक है, ये कंडीशन भी हो सकती है। तो अगर तो मैं आपको कहूँ कि ऐसे बच्चों की हमने फ्रीक्वेंसी पता करनी है जिनके पास दोनों ब्लू हैं, तो हमें इनके नंबर भी बताना चाहिए। टोटल 100 बच्चे हैं, दोनों ब्लू वाले मैं ले लेता हूँ यहाँ 30, और दोनों ब्लैक वाले भी ले लेते हैं, आप ले लेंगे ये 20, और जिनके पास एक ब्लू एक ब्लैक है 50। तो मैं आपको कहूँ दोनों ब्लू वाले की फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो सिंपल है, मैं 30 को, क्योंकि 30 बच्चे हैं, डिवाइडेड बाय 100 टोटल कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। अगर आपने निकालनी हो परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये तो हो गए जीनोमिक फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही आप एक ब्लू एक ब्लैक वाले की पता कर सकते हैं और दोनों ब्लैक वाले की। अगर हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यही दोबारा एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों ब्लू वाले, एक ब्लू एक ब्लैक और दोनों ब्लैक वाले, ये थे 30, ये थे 50 और ये थे 20। तो आपको पता है हमारे बॉडी में भी हर करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 अलील्स मौजूद होती हैं। जैसे आई कलर है तो आई कलर के लिए एक अलील इस क्रोमोसोम पे, एक अलील इस क्रोमोसोम पे, तो ऐसे होता है। तो पहले इसको पेन वाली एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने यहाँ पर एलीलिक फ्रीक्वेंसी पता करनी है किनकी, दोनों ब्लू वालों की। तो अब यहाँ पर हम टोटल काउंट करेंगे। अब दोनों टोटल ब्लू पेन्स कितने हैं, ये तो 30 बच्चे हैं, इनके पास 2 ब्लू हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो टोटल ब्लू पेन 60 आ जाएंगे। और यहाँ पर टोटल पेन्स हैं वो कितने हो जाएंगे, एक्चुअली वो 200 हो जाएंगे, क्योंकि हर बच्चे के पास 2 हैं और 100 बच्चे हैं, डिवाइड बाय 200। तो ये हम पता करें एलीलिक फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे आपका जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी और एलीलिक फ्रीक्वेंसी का ये कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर इसको अप्लाई करने, कोई भी कैरेक्टर को लेने और इसे अप्लाई करते तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। इसको रेज कर देते हैं इस चीज़ को। अच्छा, अब ये है कि जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी और एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन जीन पूल वो है कि सारे करैक्टर जो हैं, कोई सारे करैक्टर के लिए जीन्स हम कलेक्टिवली जीन पूल का नाम दे देते हैं। पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन ये है कि इस एक तरह की स्पीशी एक जगह पर रह रही है तो इसको पॉपुलेशन कह देते हैं। ये कांस्टेंट रहता है, मतलब जीनोमिक फ्रीक्वेंसी और एलीलिक फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अनलेस कोई फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स फैक्ट करे, या जैसे माइग्रेशन हो जाए, या कोई भी ऐसा फैक्टर हो जो एक्सटर्नल फैक्टर हो, कोई टेम्परेचर का फैक्टर हो, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, वो इफेक्ट करे तो जाके चेंज होगा, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा भाई, अब इसकी इक्वेशन क्या है कि हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर मेंशन भी किया होगा मैंने, यहाँ पर P से रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट अलील को और Q से रिप्रेजेंट करते हैं रिसेसिव अलील को। तो P प्लस Q मतलब डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील को, इसकी स्टेटमेंट ये है कि हम इक्वल्स टू 1 हो जाता है, या हम परसेंटेज में देखें तो 100%। तो जीनोमिक फ्रीक्वेंसी ये है कि P प्लस Q का होल स्क्वायर ले लेंगे। आपको पता है मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, A² प्लस 2AB प्लस B²। A प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करें तो A² प्लस 2AB प्लस B² है। तो ऐसे P प्लस Q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, P² प्लस 2AB PQ प्लस Q² इक्वल टू 1, तो यहाँ पर मौजूद है। तो जो P² है, P² का मतलब ये है ना P इंटू P, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो 2PQ है, P डोमिनेंट को है और Q रिसेसिव को है, तो ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही Q इंटू Q ये किसको, होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपकी इक्वेशन में है। अच्छा, अब इसको और समझने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। 500 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर 2 तरह के हमें मिलेंगे फ्लावर, एक पिंक कलर के या वाइट कलर के। तो पिंक कलर के हैं वो क्या है 480 और वाइट कलर के हैं 20। तो ये नंबर ज़्यादा हमें पता ही चल रहा है पिंक क्या है, डोमिनेंट है।
तो पिंक को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, डोमिनेंट है तो पी से, और जो वाइट है जो रिसेसिव है उसको क्यू से। तो अब अगर रिसेसिव फिनोटाइप की फ्रिक्वेंसी पता करना चाहेंगे तो वो क्या होगी, वो 20 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 500 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो रिसेसिव क्या आ जाएगी। ऐसे अगर डोमिनेंट की पता करना चाहेंगे तो 480 डिवाइड बाई 500, तो डोमिनेंट क्या आ जाएगी। तो इनको जब हम ऐड करेंगे 0.96 और 0.04 को, तो 1 आंसर आएगा। तो वही बात सही होगी कि पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, अगर तो रिसेसिव भी कैलकुलेट करें, आपको पता है रिसेसिव क्या है, मैंने बताया था ऊपर, क्यू को रिसेसिव से करते हैं और क्यू स्क्वायर से, तो क्यू इंटू क्यू करेंगे हम रिसेसिव एलीलिक फ्रिक्वेंसी पता करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया एलील 2 होते हैं। ठीक है, तो क्यू है जो रिसेसिव है वो भी क्या है, 2 है। ठीक है, ऐसे कोई भी करेक्ट है। आई कलर है, आई कलर को अगर आप ले लें, समझ लें ब्राउन आई कलर है, तो ब्राउन आई कलर के लिए भी 2 अलील होंगी। ये भी हो सकता है एक ब्राउन के लिए हो एक ब्लू के लिए हो, बट ब्राउन डोमिनेट कर जाए, तो ये चीज़ें। तो ऐसे ही रिसेसिव अलील फ्रिक्वेंसी दोनों क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यू कितना था यहाँ पर, ऊपर आया है 0.04। ठीक है, तो रिसेसिव अलील फ्रिक्वेंसी पता करने के लिए दोनों क्यू को मल्टीप्लाई किया था दोनों क्यू को मल्टीप्लाई किया हमने, ये रिसेसिव फिनोटाइप की, ये क्यू इंटू क्यू की है एक्चुअली। ठीक है, क्यू इंटू क्यू कितना है 0.04। तो यहाँ पर क्यू इंटू क्यू हमने ऊपर पता करके लिख दिया 0.04। और अगर सिंपल क्यू पता करना चाहें तो हम होल स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे क्यू स्क्वायर कितना है 0.04 हमें पता है, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड से ले लेंगे, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्यू इक्वल टू 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कितनी 0.2, बट हम क्यू इंटू क्यू या क्यू स्क्वायर जो इक्वेशन के हिसाब से देख रहे थे 0.04 था। फॉर पी के लिए हम ये भी कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया है, ये पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0.96 और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो पी इक्वल्स टू हमारे पास 0.8 आ जाएगा। ठीक है, या दूसरा तरीका ये मैंने बताया है कि क्यू तो हमने यहाँ पता कर लिया, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो क्यू हमें पता है, तो p प्लस 0.2 इक्वल टू 1, 0.2 उधर चला जाएगा तो p इक्वल टू 1 माइनस 0.2, तो p इक्वल टू 0.8। तो यही कैलकुलेशन यहाँ शो की हुई है डोमिनेंट एलीलिक फ्रिक्वेंसी। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं घुमा फिरा के, बट मेन 2 फार्मूले हैं, इसी को घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब डोमिनेंट होमोजाइगस फ्रिक्वेंसी क्या है, हमने देखा एक p कितना है, एक p है आपके पास 0.8, तो पी स्क्वायर होता है डोमिनेंट होमोजाइगस, तो 0.8 इंटू 0.8 ये 0.04 आ गया, जो हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था यहाँ पर, ये वाला 0.04। ठीक है, इसको कंफर्मेशन ऐसे यहाँ पर हो रही है। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस डोमिनेट कैसे, 2p क्यू होता है, 2 तो अपनी जगह रहेगा, p कितना था 0.8 और q कितना है 0.2, तो ये मल्टीप्लाई करके 0.32 आंसर आ गया। ऐसे ही रिसेसिव होमोजाइगस की क्या है, क्यू इंटू क्यू है 0.04, जैसे ऊपर भी आया है। फाइनली इस इक्वेशन में अगर पुट करें दोबारा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर में p की वैल्यू हमें पता है 0.8 हमने ऊपर देखी है, तो 0.8 इंटू 0.8 जब करते हैं तो 0.64 आ जाता है। ठीक है, 2pq 2 अपनी जगह रहेगा और p की जगह 0.8 और q की जगह हम रख देंगे, q की वैल्यू यहाँ पर हमने ऊपर जो कैलकुलेट की है 0.2। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 0.2, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.32 और q हमें q इंटू क्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे 0.2 इंटू 0.2, तो 0.04 आ जाएगा। इन सबको जब ऐड करेंगे तो कलेक्टिवली 1 आ जाएगा। तो हर तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इसको किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गया। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रिक्वेंसी है, ये भी कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-वेम्बर थ्योरम। तो ये है कि कैसे कौन से फैक्टर्स हैं, जो भी फैक्टर्स होंगे ये क्या लाएंगे, एवोल्यूशनरी चेंज। क्यों, क्योंकि ये अफेक्ट किसको करें, जीन फ्रिक्वेंसी को, जेनेटिक्स को जाके अफेक्ट करें। और जब भी जीन चेंज होती हैं, आप जीन चेंज होती हैं, ऐसे ऐसे चेंजिंग आते 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 क्या हो जाती है, नई स्पीशी बन जाती है, तो एवोल्यूशनरी चेंज आ जाता है। सबसे पहला है म्यूटेशन। म्यूटेशन हम कहते हैं किसी भी जीन्स में चेंज कर देने को म्यूटेशन का नाम देते हैं, चेंज इन जीन। और ये चेंजेस इन क्यों हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है। और ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस है, इसी वजह से सारी चेंजेस जो हैं, जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, वो स्पीशी नहीं बन रही, सब कुछ हो रहा है वो मेनली म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। दूसरा फैक्टर इसमें हो सकता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है एक्चुअली, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। इसमें इमिग्रेशन भी होता है और इमिग्रेशन, ई से और आई से। इमिग्रेशन का मतलब है किसी जगह को छोड़ देना, और आई वाला इमिग्रेशन का मतलब है किसी जगह टूवर्ड्स हैबिटेट, किसी जगह आ जाना। तो ये 2 तरह की इमिग्रेशन दायरा माइग्रेशन होगी। अगर ये कोई पॉपुलेशन है, यहाँ से कुछ मेंबर चले गए कहीं और गए, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को उठा लेंगे, चेंज होंगे, ऐसा करते 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 जनरेशन आफ्टर जनरेशन नई स्पीशी बन जाएगी।
एक और फैक्टर है जिसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम भी दे सकते हैं। ये क्या है? चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट अकर बाय चांस। मतलब क्या कि ये भी जो हमने जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी और एलीलिक फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, ये चेंज हो जाए बाय चांस। अब बाय चांस का मतलब क्या है कि कोई ऐसी डिजीज़ आ जाए, मिसाल के तौर पर दो तरह के अलील थे, एक अलील ए था जो डोमिनेंट था, ए, ये ऐसे भी हो सकता है ए बी, और जो रिसेसिव है और दोनों स्मॉल बी। अब कोई ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया जिसने सारे ए वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म के सबको ख़त्म कर दिया। कौन आपस में इंटरब्रीड करेंगे? जिनके पास कैपिटल ए स्मॉल बी है या दोनों स्मॉल बी हैं, आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो यही आगे जाएंगे, और जो ए वाला जो है ये क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाएगी। तो यही वजह से जिसको हम कहते हैं अकर बाय चांस, यही जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट है। ये मेंशन है डिजीज़ अफेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट। कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स इफेक्ट हो गए, उन प्लांट्स की जीन्स खत्म होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। और ज़ाहिर है कोई प्लांट इफेक्ट हुए, वो मर गया, तो उनके आगे रिप्रोडक्शन नहीं होगी, तो उनकी जीन्स आगे कैरी नहीं होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यही मेंशन है। अब ये दो तरह की होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक तो बॉटल नेक होती है, दूसरा फाउंडर इफेक्ट होता है। बॉटल नेक इफेक्ट क्या है? कोई भी इन्वायरमेंटल हैज़र्ड आ जाए, जैसे मैंने बताया कोई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कोई वॉल्केनिक करप्शन हो गई, पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म मर गया, जो मर गया तो उनकी जीन्स आगे कैरी नहीं होंगी और इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फाउंडर इफेक्ट क्या है? स्मॉल पॉपुलेशन में होता है एक तो ये ड्यू टू सम जोग्राफिकल फिजिकल बैरियर। मिसाल के तौर पर ये था कोई पॉपुलेशन, ठीक है, इस पॉपुलेशन के कुछ मेंबर्स कहीं और चले गए, कहीं और गए तो आपस में इंटरब्रीड करेंगे। जो मेन पॉपुलेशन थी उससे ये क्या हो गया, अलग हो गया, और मेन पॉपुलेशन से अलग हो गया तो इनके पास जो करैक्टर्स, जो जीन्स, जो अलील्स मौजूद हैं वही आगे कैरी होती जाएंगी, और इन वाले जो मेन पॉपुलेशन की जो अलील्स जा रही है उससे जुदा हो चुके हैं। तो ये है फाउंडर इफेक्ट। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है जो अगला इसको भी आप कह सकते हैं, ये भी पॉइंट है थर्ड, और इसको आप कह लेंगे फोर्थ है नॉन रैंडम मेटिंग। रैंडम मेटिंग ये होता है, जैसे ये दोबारा मैं यहाँ पर बनाता हूँ, अगर ये कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में रैंडमली क्या करें, मेट करें, रैंडमली अगली पॉपुलेशन, अगली जनरेशन को बना रहे हैं, तो कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं। अब नॉन रैंडम क्या होगा कि हम उसको या तो कोई आर्टिफिशियली या नेचुरल कोई ऐसी चीज़ हो जाए वो आपस में अट्रैक्ट करने लग जाए, ये दोनों आपस में मेटिंग करने लग गए, या ये दोनों आपस में मेटिंग करने लग गए, तो इनके जीन्स आगे कैरी होंगे, बाकी के जीन्स नहीं कैरी हो पाएंगे, तो अलील और जीन्स जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी वो चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, उनकी अलील आगे कैरी होगी ज़ाहिर है। तो नॉन रैंडम मेटिंग है, ये भी ज़रूरी है। नॉन रैंडम मेटिंग जो है इस 1p+q = 1 वाले रेशो को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। अगर नॉन रैंडम होगी तो ये रेशो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल ये दी हुई है, ये यहाँ से ये समझाया कि दो तरह के कोई भी आप करैक्टर ले लें, ए से कोई भी चीज़ कंसिडर कर लें, आई कलर, हेयर कलर, एक कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, ये आपस में क्या करें, इंटरप्रीट करें। तो यहाँ से क्या आएगा, दोनों कैपिटल ए, यहाँ से कैपिटल ए स्मॉल है, यहाँ से कैपिटल ए स्मॉल है, और दोनों स्मॉल है। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये रेशो आया, एक आया दोनों कैपिटल ए वाला, एक दो ऐसे आए जिनके पास एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए है दोनों, और एक ऐसा है जिनके पास दोनों स्मॉल ए। अगर तो ये वाले आपस में इंटरप्रीट करने लग जाएँ, जिनके पास कैपिटल ए मौजूद है, दोनों स्मॉल ए वाले क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, और जो स्मॉल ए वाली जो अलील है ये क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, क्योंकि आपस में इंटरप्रीट नहीं कर पा रहे। जिसके रिजल्ट में क्या होगा, डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम प्रेडिक्टेड, किसने प्रेडिक्ट की थी, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम में। अब हार्डी-वेनबर्ग क्या है, एक प्रॉपर थ्योरम है, p+q = 1, ये ऐसा थ्योरम है जो कि बहुत ही प्रॉपर कंडीशन हो तो मेंटेन रहेगा। ज़ाहिर एनवायरनमेंट में कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं होती, हैज़र्ड्स भी आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये थ्योरम मेंटेन नहीं हो पाता। तो इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इस थ्योरम से जितना ज़्यादा डेविएशन होगी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा डेविएशन हो गई है और कितनी ज़्यादा डेविएशन के बाद नई स्पीशीज़ बन रही है। तो ये चीज़ों का हम इस थ्योरम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑल्दो मेंटेन तो प्रैक्टिकली नहीं रह सकता। अच्छा, अगला टॉपिक है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक ऐसा है कि ऐसी स्पीशीज़ जो अपने ख़त्म होने के मतलब ख़त्म होने वाले हैं, डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब ये ख़त्म होने वाले हैं। पाकिस्तान में डॉल्फिन है, कॉमन लेपर्ड है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और टर्म है थ्रेटेंड स्पीशीज़। थ्रेटेंड स्पीशी क्या है कि ये लाइकली टू बी इंडेंजर्ड, मतलब ये इनको भी ख़तरा है कि ये भी क्या हो जाए, इंडेंजर्ड स्पीशी में इंटर हो जाए। मतलब पहले स्टेज ये आएगा थ्रेटेंड वाला, जो उसके बाद क्या आएगा, इंडेंजर्ड वाला स्टेज आएगा।
अब कॉजेज़ ऑफ एक्सटिंक्शन क्या है, मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्यों हो रही हैं, इसका कॉज़ क्या है? एक तो फेट ऑफ स्पीशी है, मतलब नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस आए ये भी पॉसिबल है कि वो स्पीशी पर्टिकुलर स्पीशी उस नेचुरल हैज़र्ड्स को नहीं मेंटेन कर पाई और मर गई, ये भी कॉज हो सकता है। या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जैसे फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल जितनी स्पीशीज़ आ रही हैं वो भी डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जैसे मोस्ट थ्रेटेंड एरिया ऑन अर्थ है डिस्ट्रक्शन की वजह से। क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट ऐसा हो गया कि स्पीशी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही, मरना शुरू हो गई। ये इन्वेजन ऑफ अदर स्पीशीज़, और ज़्यादा स्पीशी आने लग गई और उन स्पीशी की वजह से क्या हुआ, उनको एक्सटिंक्शन करना शुरू हो गया। जैसे ये कोई अगर पॉपुलेशन है, इसमें और स्पीशीज़ आना शुरू हो गई, इनको खाना शुरू हो गई या कम्पीट करना शुरू हो गई फॉर रिसोर्सेज के लिए, तो ये भी इनकी वजह से एक्सटिंक्शन हो सकती है। अब इसको मेंटेन कैसे किया जाए, मल्टी फेस्टेड कंजर्वेशन प्लान है। इसमें क्या है कि बहुत सारी मल्टी फेस्टेड का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करके हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। मेन टास्क इसका क्या है कि स्पीशी को सेव किया जाए, इंडेंजर्ड स्पीशी में ना एंटर हों और उनको इससे पहले ही सेव कर लिया जाए, वो इंडेंजर्ड स्पीशी में जाएँ, फिर उनको लेबल करें, फिर हम उनको ख्याल रखना शुरू करें। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ जीन होगी इतना ज़्यादा सर्वाइवल ऑफ स्पीशी होगा। डाइवर्सिटी ऑफ जीन का मतलब क्या है कि उस ऑर्गेनिज्म के पास इतनी ज़्यादा जीन्स मौजूद हों, इतनी वैरायटी ऑफ जीन्स मौजूद हों कि वो सारे एनवायरमेंटल हैज़र्ड या कुछ भी हो उसको मेंटेन कर पाए अपने आप को। तो ये एक पॉइंट है जो कि ज़ाहिर है जीन्स को तो ऐसे खुद मतलब कंट्रोल तो नहीं कर सकता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रोसेस है जो कि एक तरीके से कंट्रोल होता है। तो ये तो हो गया इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। ये अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं ना भी करें मसला नहीं है, बट यहाँ तक आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, एक और टॉपिक है जो कुछ बुक्स में है कुछ में नहीं है, स्पेसिएशन का मतलब क्या है कि स्पेसिएशन का मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी, नई स्पीशी का बनने के टाइम को हम स्पेसिएशन कहते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप है सिम्पेट्रिक। सिम्पेट्रिक क्या है कि देखिए नई स्पीशी बन रही है, कुछ ना कुछ कॉज होगा, उस कॉजेज़ के बेस पे हमने टाइप बनाई है। सिम्पेट्रिक क्या है, कोई जोग्राफिकल स्पीशी है, उसका जोग्राफिकल एरिया तो सेम है मगर उनके अंदर डिफरेंट करेक्टर्स आ गए। ठीक है, एक कोई स्पीशी है, उनका जो एक ही जगह पर रह रहे हैं मगर उनके अंदर डिफरेंट करैक्टर्स आ गए, डिफरेंट करैक्टर्स की वजह से क्या हो गई, वो डिफरेंट स्पीशी बन गई। तो अब इसका डिफरेंट करैक्टर आने का रीज़न क्या हो सकता है, एक तो पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या है, जैसे आपको पता है हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, हम अपने आप को डिप्लॉइड कहते हैं क्योंकि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब ये है कि 3 सेट हो जाए, 4 सेट हो जाए, 5 सेट हो जाए, तो जो नॉर्मल वैल्यू उससे डबल ट्रिपल जितने भी ज़्यादा सेट्स हो जाए तो पॉलीप्लॉइडिक हम इसको कहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, उनके अंदर चेंजिंग्स आ जाएंगे, नई स्पीशी बन जाएगी। या तो हैबिटेट डिफरेंट हो, मतलब क्या कि उनका जो इन्वायरमेंट है वो फेस कर रहे हैं वो डिफरेंट हो जाए, ये भी एक कॉज हो सकता है। पर जोग्राफिकल एरिया मेनली सेम रहता है। या तो सेक्सुअल सिलेक्शन हो जाए, मतलब क्या कि जैसे मैंने ये बनाया, ये पॉपुलेशन है, ये 2 स्पीशी आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, 2 स्पीशी आपस में करना शुरू हो जाए, तो आपस में जब करते रहेंगे इन्हीं के जीन्स आगे ट्रैवल होंगे, जब इन्हीं के जीन्स आगे ट्रैवल होंगे तो उनके अंदर चेंजिंग्स आते आते नई स्पीशी बन जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन का। अच्छा, दूसरा टाइप है इसकी एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक क्या है कि जोग्राफिकल सेपरेशन हो जाए, मतलब क्या कि जब वही है कि अगर ये स्पीशी थी, ये पॉपुलेशन है, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ये वाले क्या हो गए, कहीं और चले गए, यहाँ रहना शुरू हो गए, तो इनका क्या होगा, इनका इन्वायरमेंटल हो गया, इनके जोग्राफिकल सेपरेशन हो गई। जब यहाँ रहना शुरू हो गया अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर देंगे, ढालना शुरू करेंगे तो नई स्पीशी बन जाएगी। पेरीपेट्रिक जो है ये भी आपके पास एलोपैट्रिक की तरह ही है मगर इसमें स्मॉल पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है। जैसे मैंने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ये वाली पॉपुलेशन है एक जगह से दूसरी जगह चला जाए मगर उसमें छोटे स्मॉल पॉपुलेशन हो, बहुत थोड़े से ऑर्गेनिजम्स हों, तो इसको हम नाम देते हैं पेरीपेट्रिक का। जो फोर्थ है वो है पैरापेट्रिक। पैरापेट्रिक में नो जोग्राफिकल सेपरेशन, मतलब एरिया सेम रहेगा मगर वो क्या होगा, डिफरेंट हैबिटेट में एंटर हो जाएंगे। मतलब यूजुअली ऐसे होता है कि ये ऑन दी बॉर्डर ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंट एरिया होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक बॉर्डर है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, तो एक जगह टेम्परेचर ज़्यादा है, एक जगह टेम्परेचर कम है, तो यहाँ के ऑल्दो तो एरिया तो ये सेम है, देखिए ये एक एरिया है मगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अलग तरीके से अपने आप को अडेप्ट करेंगे, यहाँ के अलग तरीके से अडेप्ट करेंगे, तो क्या होगा अल्टीमेटली डिफरेंट स्पीशीज़ बन जाएंगी। तो पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका चैप्टर भी यहाँ पर एंड होता है इस टॉपिक के साथ।